नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ, जो कि हमारा अम्ल और क्षार का दूसरा लेक्चर है। ये हमारे चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग एक बेहतरीन लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से सारे कॉन्सेप्ट ऑल टोटल 100% क्लियर करे गए। अब देखो क्या होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आज ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, हमने पहले वाले लेक्चर में एसिड आल्टोडल कंप्लीट कर लिया है। एसिड के बारे में जितना कुछ जानना था सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि क्षार के बारे में, क्षारक के बारे में, भस्म के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे कि हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्षार क्या होता है, भस्म क्या होता है। ध्यान रखना, क्षार और भस्म दोनों एक ही चीज होती है और दोनों की इंग्लिश बेस ही होती है। अब देखो क्या होता है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH हाइड्रोक्साइड, OH ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार बोलते हैं। पहली लाइन। दूसरा पॉइंट, क्षार स्वाद में हमेशा कड़वे होते हैं। कड़वे का मतलब होता है बिटर। क्षार हमेशा स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और इनको स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। अगर इनको हम छुएं, क्षार को अगर हम छुएं, तो जैसे हम इसको टच करेंगे तो जैसा साबुन चिकने टाइप का होता है, उसी तरीके से हमको ये लगते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। बस 3 लाइनें हैं, इतना ध्यान रखना है कि क्षार क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं और इनका स्वाद कड़वा होता है और इनको स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को लाल में बदल देते, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो उदाहरण, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बेस कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बेस कौन कौन से हैं? देखो, एक हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, मिलकर बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जैसे ही हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में जो घोलेंगे? जल में घोलते हैं। किसमें घोलते हैं? जल में घुलते हैं। तो हमेशा ये कौन सा आयन देते हैं? जल में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- यानी OH ऋणात्मक आयन देते हैं। बात समझ में आ रही? चलो दूसरी बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का मतलब होता है K, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलने पर पोटेशियम, इसको क्या लिखें? K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुलने पर कौन सा आयन देता है? OH ऋणात्मक आयन देता है, OH- आयन देता है। कहानी समझ में आ रही? तो बस इतनी सी बात, बेस में सिर्फ इतना पढ़ना है। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, इनका स्वाद कड़वा और स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं, और लाल लिटमस पेपर को हमेशा नीले में बदल देते हैं। बस इतना सारा कुछ ध्यान रखना है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना सारा कुछ बेस में हमको पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्षार के प्रकार कितने होते हैं, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बेस। जैसे कि क्षारक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट में 2 प्रकार के आते हैं। क्षारक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसको बोलते हैं प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, अम्ल में पढ़ा था, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से क्षारक यानी क्षार में भी हम पढ़ेंगे
अम्ल सॉरी क्षार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रबल क्षार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और दुर्बल क्षार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीक बेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रबल क्षार क्या होता है। प्रबल क्षार में क्या होता है, बहुत सरल है। इट इज द वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ बेस। देखो, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में OH निकालते हैं। कौन सी मात्रा में? अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। बात समझो, कोई भी पदार्थ, कोई भी क्षार जब जल में घुलेगा, जल में घुलने पर अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन ज्यादा मात्रा में निकाले, अधिक मात्रा में निकाले, तुम समझ जाना वो कौन सा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आई बात समझ में? तो वो वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर OH हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देते हैं, OH माइनस आयन अधिक मात्रा में देते हैं, तो तुम समझ जाना उसे प्रबल क्षार कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में चेक करते हैं। उदाहरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। NaOH को अगर हम जल में घोलें तो ये जल में घुलने पर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, OH ऋणात्मक आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सी मात्रा में? अधिक मात्रा में। बस इतना सारा कुछ ध्यान रखना। दूसरा बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुलने पर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन देता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की विशेषताएं क्या होती हैं ये जानेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो, ये अत्यधिक क्षारीय होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्षारीय होते हैं। आई बात समझ में? दूसरा, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ज्यादा क्षारीय चीज हम लोग लगा लें अपनी स्किन पे तो हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट, बिजली के अच्छे चालक होते हैं। बिजली अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो बहुत अच्छे ये चालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है। इसी तरीके से कहानी समझ में आ रही? तो प्रबल क्षार समझ में आ गया, जो जल में घुलने पर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अगला टॉपिक, और इस चैनल पे क्लास 10 का जितना भी सारा कुछ सिलेबस है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, ऑल टोटल बेसिक लेवल से और बोर्ड एग्जाम के सारे पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठें तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो कॉन्सेप्ट से बाहर आया हुआ हो। सारे कुछ कॉन्सेप्ट से मिल रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए चैनल को क्या करिए, आगे वाली बात आप जानते हैं। अब दुर्बल क्षार क्या होता है? दूसरा इसका आता है दुर्बल क्षार, यानी कि वीक बेस। कौन सा बेस? वीक बेस। दुर्बल क्षार क्या होता है? दुर्बल यानी कि कमजोर। अब ये सेम उसका उल्टा है, वो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देता था, यानी OH आयन अधिक मात्रा में निकलता था। लेकिन ये जल में घुलने पर बस कम मात्रा में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। कम मात्रा में OH आयन निकालते हैं, बस इतना फर्क है। वो ज्यादा निकाल रहे थे, ये कम निकालेंगे। तो कम मात्रा में OH आयन निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहां लिख गया है प्रबल, बल्कि लिखना था यहां दुर्बल। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर कम मात्रा में OH आयन निकालते हैं, इसी को दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिखा गया है NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप जल में घोलेंगे तो ये बहुत कम मात्रा में OH आयन निकालता है। जैसे कि दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप जल में घोलेंगे तो ये बहुत कम मात्रा में क्या निकालता है, OH आयन निकालता है। तो जो बहुत कम मात्रा में OH आयन निकाले वो वीक एसिड, दुर्बल एसिड होता है। जो बहुत अधिक मात्रा में OH आयन निकाले तो तुम समझ जाना वो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल क्षार होता है। अब देखो वीक बेस की विशेषताएं क्या है। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये कम क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। दूसरा पॉइंट प्रबल क्षारों से कम प्रभावी होते हैं। देखा जाए जिससे जितना ज्यादा प्रबल क्षार काम करते हैं उतना ज्यादा दुर्बल क्षार काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी प्रबलता किसमें बदल चुकी है, दुर्बलता में बदल चुकी है। अब ये प्रबल से कमजोर हो चुके हैं, यानी कि अब ये किसमें हो चुके हैं, दुर्बल में हो चुके हैं। तो कहानी समझ में आ रही है। एक एक नोट्स बड़े बेहतरीन तरीके से बनाना ताकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन ना आए जो तुमको पता ना हो। एक बेहतरीन जानदार सक्सेस के लिए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है ताकि वही थोड़ा थोड़ा समय एग्जाम के टाइम बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सके। चलो अब अगले वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे घुलनशीलता के आधार पर क्षार। घुलने के आधार पे क्षार कितने प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो घुलनशील देखो दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर क्षार दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन की बात करते हैं, एकदम पेशेंस के साथ चीजें समझना। नंबर का जिसको बोलते हैं घुलनशील क्षार। अब घुलनशील क्षार को जो है इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या बोलेंगे, अल्कली। जो पानी में क्या करते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं वो घुलनशील क्षार होते हैं। जिनको आप पानी में घोल सकते हैं वो घुलनशील क्षार होते हैं, यानी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल सकता है, अतः इसका नाम अल्कली क्षार हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH पानी में घुल जाएगा, इसका मतलब ये अल्कली क्षार हो जाएगा। CaOH कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी पानी में घुल जाएगा और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्कली क्षार हो जाएगा। इसका क्या नाम आएगा, अल्कली। बस ये वाला थोड़ा नाम ध्यान रखना। क्या नहीं समझ में आ रही। अब देखो अघुलनशील क्षार, जो पानी में नहीं घुलते, जो पानी में नहीं घुलते हैं उसे ही अघुलनशील क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में घोल दिया था, वो अल्कलाइन वाटर बन गया था, यानी अल्कली बन गया था। जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये सारे कुछ पानी में नहीं घुलते हैं। आई बात समझ में। दिस कंपाउंड इज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर इज कॉल्ड, कह सकते हैं हिंदी में, अघुलनशील क्षार। जो एक मतलब जो पानी में नहीं घुलते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, अघुलनशील क्षार। और नोट में थोड़ी बात हमारी ध्यान रखना, सभी क्षार तो क्षारक होते हैं, सभी क्षार तो क्षारक होंगे, लेकिन परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये लाइन थोड़ा गलत लिख गई यहां तक। सभी क्षार तो क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। आई बात समझ में, कोई चिंता वाली बात। तो बस दो चीजें समझ में आई। घुलनशीलता के आधार पे भी हमने बेस के बारे में बात कर लिया है। जो साहब घुल जाएंगे उन्हें हम घुलनशील क्षार यानी कि अल्कली वाटर बोलेंगे, और जिसमें घुलने के बाद जब वो वाटर तैयार होता है उसे अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। आई बात समझ में। चलो अब देखो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में क्षारों का उपयोग हम कहां कहां करते हैं, मतलब जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज का जीवन है, रोज का उठना चलना बैठना खाना पीना है, उसमें हम क्षारों का उपयोग कहां कहां करेंगे। तो तुम ध्यान रखना, इधर हमने क्षार लिख रखे हैं, इधर क्षारों का उपयोग लिख रखा है। जैसे कि लिखा है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि किसमें काम में आता है, साबुन बनाने में।
अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ना हो तो साबुन नहीं बनेगा, और साबुन को हम अपने घर में हैंड वॉश के थ्रू, नहाने के थ्रू, बहुत सारी चीजें साफ करने के थ्रू हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? साबुन बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी करने में, ध्यान रखना, सफेदी करने में। तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पेट की अम्लता कम करने में। कभी कभी क्या होता है, बात समझो, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। इनो की प्रचार आपने देखी होगी कि उसके पेट में दर्द, अचानक समोसा खाता है, दर्द होने लगता है, तब बताते हैं डॉक्टर इसके पेट में एसिड बना हुआ है, ज्यादा एसिड निकला है, यानी HCl ज्यादा हो गया है। तो जिसके पेट में एसिड ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके पेट में अमाशय में HCl ज्यादा हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं। तो ये क्या करता है, पेट की अम्लता को कम कर देता है। आई बात समझ में? इसी में भी pH पढ़ाएंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो NH4 अमोनियम OH हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये किसमें काम में आता है? ये सफाई उत्पादों में काम आता है। जब कोई चीज बनती है तो उसकी जब सफाई होती है तब यही आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही चीजों की सफाई करता है, तब चीजें साफ होती हैं। और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच जाएं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। और इसी चैनल पे अभी वास्तविक संख्याओं का जबरदस्त लेक्चर आने वाला है, बने रहिए वीडियो। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सूचक के बारे में। सूचक क्या? जो सूचना देता है। किस बारे में? कि पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, बस इतना सा काम सूचक करते हैं। जैसे देखो, सूचक की इंग्लिश होती है इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर। जैसे कि गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है, तो अगर इधर वाला जलेगा सीधे हाथ तरफ का तो पता चलेगा इधर जाना है। तो इंडिकेटर, गाड़ी का इंडिकेटर बताता है कि हमें किधर मुड़ना है, किधर हम मुड़ने वाले हैं। इसी तरीके से इसका जो सूचक है, ये वाला सूचक बताता है हमको कि कोई चीज क्षार है या कोई चीज अम्ल है। अब किस तरीके से इंडिकेट करता है? रंग बदलकर, स्वाद बदलकर, स्मेल बदलकर, बहुत सारी पहचान होती है। जैसे कि देखो, ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की पहचान किससे किससे बताएंगे? ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की पहचान रंग बदलकर हो सकता है बता दें, या गंध गायब करके या बढ़ा के बता दें। बात समझ पा रहे हो? और दूसरा पॉइंट, अन्य पॉइंट है, और अन्य परिवर्तन के माध्यम से भी आसानी से करते हैं। बस बहुत सारे भी तरीके हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? बहुत सारे तरीके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक ही दो चीजें बताते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है या क्षार है, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। किस तरीके से बताएंगे? हो सकता है रंग बदलकर बता दें, हो सकता है रंग बढ़ाकर बता दें, हो सकता है गंध बढ़ाकर बता दें, हो सकता है गंध घटाकर बता दें, हो सकता है कोई अन्य तरीके से बता दें। यानी जो कुछ सूचक बताएंगे सारा कुछ दो चीजों के बारे में होगा कि अम्ल है या क्षार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। सूचक के प्रकार, तो सूचकों के इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। कहानी समझ में आ रही? देखो, नंबर 1 पे बात करेंगे, इसका नाम है प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक संसूचक बोल सकते हो या सूचक बोल सकते हो। जैसे कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से, जैसे कि पौधों से, फूलों से, या लाइकेन के पौधे से आदि से प्राप्त होते हैं। ये सूचक कहां से प्राप्त होंगे? प्रकृति से प्राप्त होंगे। प्रकृति में कौन कौन सी चीजों से? जैसे कि पौधों से हो सकता है हम प्राप्त कर लें इस सूचक को। कौन से सूचक को? प्राकृतिक सूचक को। हो सकता है वो हम फूलों से प्राप्त करें, हो सके तो उसे लाइकेन के पौधे से हो सकता है प्राप्त कर लें। तो ये सारे सूचक जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं
उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं या प्राकृतिक संघ सूचक बोलते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं लिटमस की, किसके बारे में, लिटमस में। तो ये लाइकेन समूह के पौधे से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, लिटमस पेपर जो बनता है हमारा, तो लाइकेन समूह के पौधे से प्राप्त किया जाता है, सॉरी थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। उसका समूह कौन सा होगा, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से। इसका लिख देते हैं, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है क्या, लिटमस। लिटमस हमें क्या बताता है, लिटमस हमें रंग परिवर्तन करके बताता है कि कोई चीज क्षार है या कोई चीज अम्ल है। जैसे कि अगर लिटमस पत्र पर, अगर लिटमस पेपर पर हम अम्ल को डाल दें, हमने एक लिटमस पेपर लिया, उस पे अम्ल को डाल दिया, तो जैसे ही लिटमस पेपर पे अम्ल जाएगा तो उस लिटमस पेपर को कैसा बना देगा, लाल कर देगा। आई बात समझ में, यानी ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। और जैसे ही क्षार लिटमस पत्र पे जाएगा, वो लिटमस पेपर को कैसा बदल देगा, नीले में बदल देगा। अब यानी प्राकृतिक सूचक किस प्रकार से बता रहा है कि अम्ल है क्षार है, तो तुम उसे बताओगे सर जी ये तो रंग में परिवर्तन करके बता रहा है, रंग बदल के बता रहा है, गिरगिट जैसा। बात समझ पा रहे हो, तो इसी तरीके से प्राकृतिक सूचक कंप्लीट होता है। दूसरा उदाहरण और हम देखते हैं, प्राकृतिक सूचक में एक उदाहरण होता है हल्दी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। क्या बोलते हैं, टर्मरिक। हमेशा ध्यान रखना, टर्मरिक जैसे ही अम्ल पे पड़ती है या अम्ल जैसे ही टर्मरिक पे पड़ता है, हल्दी पे पड़ता है, हमेशा वो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला, पीला ही रहता है। अम्ल डालने से बात समझो, हल्दी में अगर नींबू डाल दे तो हल्दी का कलर कभी बदलता नहीं, वो पीला ही रहेगा। लेकिन अगर क्षार में हल्दी को डाल दें तो वो कैसा हो जाएगा, हल्का लाल भूरा हो जाता है। जैसे कि बात समझो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे हमने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, अगर इस पे कोई सब्जी जो होता है, सब्जी में हल्दी पड़ती है, वही सब्जी का दाग लग जाए यहाँ पीला पीला, तो जैसे ही हम उसे साबुन से रगड़ेंगे, क्योंकि उसमें उस दाग में हल्दी शामिल है, तो जैसे ही उसे साबुन से रगड़ेंगे तो साबुन से कुछ समय के बाद, क्योंकि साबुन क्षार होता है, जब साबुन को रगड़ेंगे उस दाग पे तो कुछ समय के बाद वो हल्का लाल भूरा हो जाता है। तो इसकी यह पहचान होता है कि क्षार में ये हल्का लाल भूरा होगा, लेकिन अम्ल में कैसा रहता है, पीला ही रहता है, हल्दी पीली ही रहती है। अब हम बात करेंगे गुड़हल की। गुड़हल किसे बोलते हैं, चाइना रोज। चाइना रोज को क्या बोलते हैं, गुलहड़। इसमें भी रंग परिवर्तन होता है, ये अम्ल के माध्यम में कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। जैसे ही चाइना रोज पे तुम अम्ल डाल दो, नींबू मान लेते हैं डाल दो, तो कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी गुड़हल पे क्षार को डाल दो तो क्षार पे वो हरा हो जाएगा। चेक करना जाके, आज तुम गुड़हल का फूल लेना, उस पे नींबू डालना, नींबू डालने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। जिस तरीके का हम पेन यूज कर रहे हैं, सॉरी ये तो हल्का बैंगनी टाइप का है, और जैसे ही तुम उस पे साबुन या मतलब क्षार वाली चीजें डालोगे, वो कैसा हो जाएगा, वो हल्का हरा हो जाएगा। आई बात समझ में, ट्राई करके देखना, मजा आएगा एकदम। फिर वही बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुमको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलो अब हम बात करेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। दूसरा प्रकार है, दूसरे नंबर पे आता है कृत्रिम, मानव द्वारा बनाया हुआ। संश्लेषित सूचक बोल सकते हो इसका, कृत्रिम सूचक बोलो या संश्लेषित सूचक बोलो, दोनों एक ही बात होती है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, देखो, वे सूचक जो रासायनिक पदार्थ द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, वे रासायनिक सूचक जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। बात समझ पा रहे हो, यानी कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक बोलते हैं। जैसे कि बात समझो,
हमारे पास लैब है, हमने लैब में एक केमिकल तैयार किया जिसका नाम है फिनोल्फथेलीन। कौन सा केमिकल तैयार किया? फिनोल्फथेलीन। कौन सा केमिकल तैयार किया? फिनोल्फथेलीन। कहां तैयार किया? इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो जैसे ही हमने फिनोल्फथेलीन को तैयार किया, ये बढ़िया ईसा फिनोल्फथेलीन इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने तैयार कर लिया। फिर क्या होता है, उस फिनोल्फथेलीन में मान लेते हैं ये हमारे पास फिनोल्फथेलीन, ये हमारे पास एक बर्तन है, उसमें हमने फिनोल्फथेलीन रखा है। इसमें क्या तैयार कर लिया है हमने? फिनोल्फथेलीन तैयार कर लिया है। फिनोल्फ ये हमने फिनोल्फथेलीन इसमें तैयार कर लिया है। तो जैसे ही इसमें हम कोई क्या डालेंगे? अम्ल डाल देंगे। क्या डालेंगे? अम्ल। तो जैसे ही इसमें कोई हम अम्ल डालेंगे तो उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता, वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, यानी कोई रंग ही नहीं रहेगा। फिनोल्फथेलीन में तुम उठा के क्या डाल दो? क्या डालना है हमें? अम्ल डाल दो, तो उसमें कोई रंग नहीं आएगा। तो इससे यह पता चल जाएगा कि भैया ये एसिड है, अम्ल है। लेकिन अगर तुमने इसी फिनोल्फथेलीन में इसमें इसी फिनोल्फथेलीन में तुमने क्या डाल दिया? इसी फिनोल्फथेलीन में तुमने डाल दिया क्षार। क्या डाला है? क्षार। और जैसे ही तुम क्षार डालोगे ये कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। पता चला जैसे ही फिनोल्फथेलीन में हमने अम्ल को डाला, अम्ल का कलर कोई बदला ही नहीं, वो रंगहीन रहा। नो चेंज इन द कलर। आई बात समझ में? कोई कलर नहीं बदला। लेकिन जैसे ही तुमने फिनोल्फथेलीन में क्षार को डाल दिया, एंड रिजल्ट पिंकिश कलर, गुलाबी कलर हो गया। तो बात समझ में आ रही है? इसीलिए लेबोरेटरी में फिनोल्फथेलीन बनाया गया था कि कैसे चेक करें, हाउ टू चेक बेस एंड एसिड। कैसे चेक करें कि ये बेस है या एसिड है? तो उसने कहा हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में फिनोल्फथेलीन नामक केमिकल तैयार करते हैं। अगर उसमें अम्ल डालें तो अगर उसका रंग नहीं बदला तो हम समझ जाएंगे वो चीज कौन सी है? अम्ल है। लेकिन अगर उसमें हम क्षार डालेंगे, अगर वो गुलाबी हो गया तो हम समझ जाएंगे क्या कौन सी है? वो फिनोल्फथेलीन है, यानी कि वो क्षार है, वो गुलाबी रंग का हो चुका है। ऐसे हमने एक दूसरा केमिकल तैयार किया जिसका नाम था मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज हम मान लेते हैं ये मिथाइल ऑरेंज, ये क्या कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज में जैसे ही हमने अम्ल डाला, क्या डाला? अम्ल। जैसे ही हमने मिथाइल ऑरेंज में अम्ल डाला तो कौन से कलर में हो गया? लाल। तो पता चला मिथाइल ऑरेंज अम्ल में जाने के बाद कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। लेकिन अगर उसी में हम क्षार डाल दें तो पीले कलर का हो जाएगा। बस दो नजरिया रखिए, मिथाइल ऑरेंज में अगर अम्ल को डालते हैं उसका कलर लाल हो जाता है, अगर क्षार में डालते हैं तो उसका कलर पीला हो जाता है। या क्षार मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं, दोनों बात वही। चाहे कद्दू पे चाकू गिरे, चाहे चाकू पे कद्दू, बात वही है। तो कहानी समझ में आ रही है? तो कृत्रिम सूचक दो ध्यान रखना, फिनोल्फथेलीन और मिथाइल ऑरेंज। चलिए बढ़ते हैं। अब बात करेंगे घराड़। घराड़ का मतलब होता है गंधीय सूचक। घराड़ जिसमें स्मेल आती है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर क्या होते हैं? देखो, वे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है। यानी ये ऐसे सूचक हैं इनकी स्मेल ही चेंज हो जाएगी दोनों माध्यम में, या तो हो सकता है क्षार और या अम्ल में इनकी स्मेल, गंध में परिवर्तन होता है। किसी में गंध बढ़ जाएगी, किसी में गंध कम हो जाएगी, किसी में स्मेल बढ़ जाएगी, किसी में स्मेल कम हो जाएगी। जैसे कि उसे हम क्या बोलते हैं? घराड़ सूचक या गंधीय सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, प्याज। ये हमारे पास क्या है? प्याज। अब प्याज में तुम डाल दो क्या? नींबू। तो नींबू में हमेशा प्याज स्मेल देगा, स्मेल बढ़ जाएगी। कहानी समझ पा रहे हो? लेकिन अगर प्याज पे हम डाल दें
हम डाल देते हैं क्या प्याज पे, कुछ भी डाल देते हैं, नमक डालो, नमक में डालने के बाद या कह सकते हो एसिड लिख देते हैं, ये एसिड था, यहाँ नींबू हटाओ, इधर का अम्ल, अगर प्याज पे कोई हम अम्ल डाल देते हैं, एसिड, नींबू इसीलिए लिखा लेकिन एसिड ज्यादा बेहतर, तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर प्याज पे, तो अगर स्मेल बढ़ जाए तो हम समझ जाएंगे क्या क्या डाला गया है, अम्ल डाला गया है। लेकिन अगर हम कोई डाल दें क्षार, क्या डाल दें, कोई क्षार डाल दें, कोई भी क्षार डाल दें, तो वो क्षार जैसे ही पड़ेगा तो स्मेल जो होगी, जो स्मेल होगी वो घट जाएगी। समझ पा रहे हो, स्मेल यानी कि नो स्मेल, नो स्मेल। तो वही बात लिखी है, जैसे कि उदाहरण में प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, वेनिला एसेंस हो गया। विशेषता इसकी क्या है, अम्ल में गंध बनी रहती है, यानी अम्ल में गंध बढ़ जाती है और क्षार में गंध कम हो जाती है या समाप्ति ही हो जाती है। बस बहुत सरल। तो बस इतनी सारी बातें हमारी ध्यान रखना। आज हमने सूचक कंप्लीट कर लिया है और कल बहुत सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। क्या इससे क्या बनता है, अम्ल क्षार को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, मेटल और नॉन मेटल और एसिड को मिला देंगे तब क्या बनेगा। तो बहुत सारी चीजें, कल का लेक्चर इससे भी जानदार और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से 2000% इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए बस लास्ट और आखिरी बात यहीं तक खत्म होती है। और आपका धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया, और इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हम लोग जबरदस्त ऐसे ही काम